सुप्रभात स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन, मैंने लीनियर इक्वेशन का एक वीडियो और डाला था, ये दूसरा है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं? लीनियर इक्वेशन नॉर्मली होते हैं 2 टाइप्स के। अब इनके टाइप्स, एक का नाम होता है कंसिस्टेंट, दूसरे का नाम होता है इनकंसिस्टेंट। मगर कंसिस्टेंट आपको उतना क्लियर नहीं करेगा डिफरेंस। कंसिस्टेंट को आप इसका एक और नाम समझो, इसका एक और नाम होता है डिपेंडेंट, इसका नाम होता है इंडिपेंडेंट। बस ये डेफिनेशन हमारे आंसर के आसपास है, हमारे मतलब के आसपास, जिसे हम समझते हैं, बस समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट वो होता है जो फ्री है, ठीक है, उसको किसी चीज़ पे निर्भरता नहीं है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। यानी ये वो होते हैं जिनको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सॉल्यूशन, मतलब इसे इस चैप्टर में से इक्वेशन को बोलते हैं आंसर्स विथ नो सॉल्यूशन। इसको देखते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? ये किसी न किसी आंसर पे डिपेंड होते हैं। अब तो इसको आप कैसे समझोगे? विथ सॉल्यूशन। इसे आप कैसे समझोगे? विथ सॉल्यूशन। विथ सॉल्यूशन में भी 2 टाइप है। कितने नंबर सॉल्यूशन कितने? मोनो और पॉली। अगर मोनो है मतलब सिंगल है, उसे इस चैप्टर में बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, और इसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम इतना ज़्यादा क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये समझना है। लीनियर इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से देखें तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? देख लो, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। मगर ये एक इक्वेशन है, आपको पढ़ना है पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन होता है? उसमें इक्वेशन नंबर 2 होते हैं। पहला इक्वेशन में ये सब होते हैं a1 b1 c1, दूसरे में कोएफिशिएंट होते हैं a2 b2 और c2। अब आपसे एमसीक्यू में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा जिसका पूछे जाने का चांस है, उसका मैं टाइप बताता हूँ। उसका टाइप है, आपको बताना है इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके वैल्यू कैसे कैसे सोचें कि हमारा जो इक्वेशन है या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो, या उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, या उसका सॉल्यूशन ही ना हो। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब वो तीनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है। a1 a2 b1 b2 का रेशियो देख लो, अगर ये सेम नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है। सबसे बेस्ट ये होता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने का चांस यही होता है, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इन तीनों के रेशियो सेम है, इसका मतलब ये होगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसा होता है? जब शुरू के 2 इक्वल हो मगर तीसरा इक्वल नहीं हो, इसलिए इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यहीं पर थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस करते हैं, आपको पता चल जाएगा ग्राफ अगर पूछे जाए तो। ग्राफ कैसा होता है? जितनी बार सॉल्यूशन होता है वो दोनों लाइन एक दूसरे को उतनी ही बार काटती हैं। इसको समझो ना, इसमें लिखा है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय वही एक सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन है मतलब एक बार काटेगा। 2 लाइन्स, ये तो 2 लाइन का ग्राफ है ना, 2 लाइन्स एक दूसरे को एक बार काट रही हैं। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब सिर्फ दोनों एक दूसरे को एक बार काटती हैं। 2 लाइन एक दूसरे से अनंत बार मिलती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार? 2 लाइन एक दूसरे से अनंत बार कैसे मिल सकते हैं? क्या आपके लाइफ में, आप थोड़ा सा नॉर्मल होकर सोचो, कोई भी एक ऐसा इंसान है आपके अलावा जिससे आप अनंत बार मिलते हो? आप याद करो, नॉट इवन योर मम्मी, नॉट इवन योर पापा, ब्रदर सिस्टर्स, बड़े हैं तो वाइफ, किसी के साथ हम अनंत बार नहीं मिलते हैं। अनंत बार तो इंसान खुद से ही मिलता है ना। इसलिए इन दोनों का ग्राफ जो होता है एक ही लाइन होता है, लेकिन दूसरी उस पर चढ़ी होती है। इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब ये वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, एक ही लाइन दूसरे पे चढ़ी होती है, मतलब दोनों सेम ही होती हैं। आप दूसरी भाषा में समझो, इसके लाइंस कैसे होते हैं? नो सॉल्यूशन है यार, नो सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय नो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा? 2 लाइन जब नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे माने पैरेलल लाइंस, यानी
ऐसे ग्राफ कैसे होते हैं, दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। बस सॉल्यूशन गिन लो, ये पता चलवा देगा ग्राफ कैसा होगा। और बस 1-2 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बाय क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बाय आंसर। कितनी इजी है कंसेप्ट, अब एक बार समझने का प्रयास करो। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैंने सिर्फ सिंगल इक्वेशन दिया है x + 2y = 3, और आपको इस इक्वेशन से एक ऐसा एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है जिसका एक दूसरा इक्वेशन बताना है जिसका सॉल्यूशन यूनिक हो। पहले यूनिक सॉल्यूशन का क्या करोगे, यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, इसमें a1 a2 पहले तो इसे ऐसे लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने लिख लिया। उसके बाद a1 b1 c1 आपको पता चल गया। अब आपको एक नया a2 b2 c2 ढूंढना है। देखो c2 से तो कोई रिश्ता ही नहीं यूनिक में, रिश्ता किससे है, a1 a2 एंड b2 से। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो सेम नहीं है। जैसे x है, अगर आप इसको दूसरे को 2x लिखते हो तो a1 by 2 हो गया। अब अगला 1/2 छोड़ के कुछ भी लिख दो, जैसे 2 है तो 4 करते तो 2 होता, आप यहाँ 3 लिख दो, आप यहाँ 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस काम चल जाएगा। इधर से भी कोई बहुत रिश्ता नहीं है। मतलब ये जो दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनके सॉल्यूशन यूनिक होंगे। यूनिक माने एक ही होगा। ये तो यूनिक सॉल्यूशन का आपको इतनी इजी वे में ढूंढना है। दूसरा, अगर यही पूछा जाए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थोड़ी देर पहले का मैंने डिस्कस मेरा ग्राफ और उसका कॉन्सेप्ट समझो। ग्राफ के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बोला था कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो। इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों एक ही इक्वेशन हो। अब इस वाले को देखो, x + 2y - 3y = 0, इसको फिर से लिखते हैं, एक ही इक्वेशन है, इसी में 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, काम हो गया। अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3x + 6y - 9 = 0। यहाँ दूसरा इक्वेशन देते समय एक बात याद रखना है कि 3 से मल्टीप्लाई करना, तीनों में 3 से ही, माइनस प्लस प्लस 3 माइनस 3 ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके बदले ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 2x + 4y - 6। कर क्या रहे हैं, a1 b1 c1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे मिल गया a2 b2 c2 एंड दैट्स इट। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट। तीसरा सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन। एक ऐसा क्वेश्चन जो बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं। x + 2y - 3 = 0। अब इसमें शुरू का 2 इक्वल होना चाहिए, जैसे यही a1 a2 b1 b2 सेम होना चाहिए। ये कुछ और होना चाहिए, जैसे 3 दूना 6 है तो 6 छोड़ के आप कुछ भी लिखो। आप यहाँ 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, कुछ भी माने कुछ भी। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, इनके कितने सॉल्यूशन होने चाहिए, इनफाइनाइट। बस ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और इस ढंग से आप एक तो ग्राफ भी पता लगा सकते हो, तो जैसे क्वेश्चन पता लगा सकते हो। और आई एम 100% श्योर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, खासकर जब इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो जरूर। अब मैंने अगला का टॉपिक लिखा है, इसे ध्यान से देखो, आंसर्स बाय क्वेश्चन एंड क्वेश्चन बाय आंसर। लीनियर इक्वेशन के लिए मेथड वरदान है। वरदान मतलब बूंद, आप उसका फायदा उठा सकते हो। कितना ज़्यादा, कैसे, जरा देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम चुटकियों में गेस कर लेते हैं और जो बनाने में बहुत बैड लगते हैं, मगर फिर भी हम इनके आंसर गेस कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है ax + by = a + b, x + y = 2। आप क्या करोगे, नॉर्मली इनके 2 पार्ट इधर के 2 पार्ट होते हैं, इधर के 2 पार्ट इधर। अगर नहीं है 2 पार्ट, आप अपने मन में इसे ऐसे सोचो, ऐसे। अब इसका फायदा आप कैसे उठाओगे, फायदा ऐसे उठाना है कि ए वाले को ए वाले के इक्वल करो और बी वाले को बी वाले को। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये 98% से कम पर सही होगा। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन बनाओ तो ज़्यादा चांस है कि 95 तो पूरा सही होगा। मैंने ए वाले को ए वाले के इक्वल किया, क्लियरली x आ गया 1, बी वाले को बी वाले के इक्वल किया और वाई भी आ गया 1। अब इसे चेक करो, 1 + 1 कितना हो गया, 2। कुछ नहीं किया मैंने और मेरा क्वेश्चन आंसर आ गया। अब ऐसे बहुत जल्दी गेस कर सकते हो, वरना स्टार्टिंग में जो बनाते हैं लड़के बोलते हैं सर ये बी वाला ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, कम समझ में आता है। अगर आंसर्स गेस करने हैं इन दिस चैप्टर तो आपके लिए ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये बेस्ट है। जैसे एक और ऐसा क्वेश्चन देखो,
ए एक्स माइनस बी वाई, ये दिया है ए प्लस बी। अगला है बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई, ये मान लो है ए माइनस बी, नहीं ए एक्स माइनस बी वाई है, थोड़ा एक मिनट, ये अगला इक्वेशन है, मान लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, अब आपको इसी से काम चला लोगे तो काम चल जाएगा। इसको इसके इक्वल कर लो, इसको इसके इक्वल कर लो, और ज्यादा कन्फर्म होना है तो सेकंड इक्वेशन में रख के देख लो। मैंने कैसे किया, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स कितना आ गया 1, ए कट गया, माइनस बी इक्वल टू बी, वाई कितना हो गया -1, बस हो गया। और कंफर्म होना है तो 1 में से -1 घटाओ, 1 में से -1 घटे तो आंसर कितना आएगा 2, बस हो गया। तो ये सब ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ऐसे तरीके हैं कि आप बहुत जल्दी, आप देख रहे हो खुद मैं क्या बताऊं कितना जल्दी, मगर आप बहुत ही जल्दी इनके आंसर गेस कर सकते हो। एक और देखो ना, x प्लस वाई इक्वल टू बी, अगला इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन है, पता नहीं चले कि एक्स को ए सोचे बी वाई को बी, तो इसमें सोचो बी वाले को बी वाले के इक्वल और ए वाले को ए वाले के इक्वल, फिर आंसर आपके पास देखो कैसे, बी एक्स इक्वल टू बी ए स्क्वायर, बी भी कट गया, एक्स कितना हो गया बी, माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, वाई कितना हो जाएगा माइनस स्क्वायर, वाई हो गया ए। इसमें भी जाके देख लो, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, कैसा लगा है ना मैजिक, ऐसे हैं। अब इस टाइप के लास्ट इक्वेशन फिर आपको हम बताते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में जो डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर डिजिट, आपको क्यों भर लगते हैं और कैसे इजी होंगे। पहले वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, नहीं लास्ट क्वेश्चन, जैसे है एक्स बाई एम, ए बी ही क्यों एम एन कर लें, एक्स बाई एम प्लस वाई बाई एन, ये हो गया एम प्लस एन। आपका अगला इक्वेशन है एक्स बाई एम स्क्वायर प्लस वाई बाई एन स्क्वायर इक्वल टू है 2। मेरा सारा मानो तो इस 2 को 2 पढ़ो ही मत, ऐसे पढ़ो। अब फिर से किसी को किसी के इक्वल करो, लेकिन जब इसमें करना है तो किसी को, जब दोनों 1 है तो दोनों 1 है, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स आ जाएगा एम स्क्वायर, इसको इसके इक्वल कर सकते हो, वाई आ जाएगा एन स्क्वायर, बट नॉट जस्ट फ्रॉम द सिंगल वन। सेकंड में भी जाके देख लो, एम वाले को एम वाले के इक्वल और एन वाले को एन वाले इक्वल, डिवाइड एम, उस पर आगे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, एक्स हो जाएगा एम स्क्वायर, इसको इक्वल करो, वाई हो गया एन स्क्वायर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा मेथड कैसा लगेगा, क्योंकि मेरे विचार से ऐसे क्वेश्चन में बनाने में टाइम क्लियर करना बहुत समझदार नहीं है। आप इसे जब गेस कर सकते हो तो बेटरली गेस करो, इसे ही बोलते हैं आंसर वाया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, आंसर से क्वेश्चन पहुंचो या क्वेश्चन से आंसर पे पहुंचो, और भी है। और देखो कैसे कैसे मेथड्स होते हैं। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे। चलिए आपका वर्ड प्रॉब्लम कैसा होता है, इसे थोड़ा सा सीरियस होकर सोचते हैं, ध्यान से देखते हैं, पता चल जाएगा वर्ड प्रॉब्लम कितना परेशान करते हैं। पहले नंबर्स डिजिट्स ये कैसे होते हैं ये देखो। जैसे हम कोई नंबर सोचते 37, इस 37 में हमारे सारे नंबर डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट बढ़ते हैं, जैसे यहाँ से इधर बढ़ते हैं तो वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है, और जैसे जैसे हम राइट बढ़ते हैं 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाती है। इस 3 का वैल्यू 3 नहीं 30 है, इसका वैल्यू कितना है 7 है। मतलब अगर हम इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसे बोलते हैं 10 डिजिट। नंबर कैसे बनाते हैं हम, नंबर बनाते हैं 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट डिजिट को हम क्या करते हैं ऐड। ध्यान देना, बस जो डिजिट का नाम है उसी से मल्टीप्लाई करना है। दहाई में 10 से, इकाई माने 1 होता है, उसमें कितने से 1 से, दैट्स इट। अब 37 को उल्टा करो, 37 को उल्टा करो मतलब इसके डिजिट रिवर्स करो, हो क्या जाएगा 73 हो जाएगा। मतलब यूनिट की जगह पे 10 आ गया और 10 की जगह पे क्या आ गया यूनिट। मैं आपको इतना ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके आंसर गेस करने बहुत ईजी होते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखो फिर आंसर। द सम ऑफ, सपोज करिए क्वेश्चन आपको है डिजिट्स ऑफ ए
2 डिजिट नंबर इज 7, ठीक है। इफ 27 is added to the number, 27 is added to the number, its digits are interchanged, या its digits are reversed, find the number। चलो देखते हैं पार्ट मोड में कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में नंबर भी दिए और डिजिट भी दिए उस क्वेश्चन में आप यहाँ पे एक बात याद कर लो, आपको नंबर नहीं मानना है, आपको क्या मानना है, डिजिट। तो आप डिजिट एक्स मान लो, 10 डिजिट मान लो वाई। नंबर कैसे बनाते हैं थोड़ी देर बाद बताते हैं। 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट जोड़ दो, वाई में नहीं ऐसे लिख लो, पहले मेथड लिख लो। 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट जोड़ो, नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। और रिवर्स नंबर कैसे होगा, इसका जस्ट उल्टा, y की जगह पे x और x की जगह पर y। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर, इसके डिजिट का सम ध्यान दो, x और y, इन दोनों का सम कितना हो गया 7। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट करें कि अगर नंबर में 27 जोड़े तो, नंबर कौन है, 13, जोड़े कितना 27, नंबर के डिजिट पलट गए, ऐसा हो गया। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि एक्स वाई को सेम साइड लाओ, प्लस 27 माइनस होगा, घटाओ 9y माइनस 9x इंटू माइनस 27, 9 कॉमन लो, y माइनस एक्स कितना हो जाएगा -3। पहला इक्वेशन x प्लस वाई 7, इसे आप ऐसे लिखो तो और बेटर रहेगा, कटाने में अच्छा लगेगा। 2y हो गया 4, y हो गया 2। अगर y 2 x प्लस वाई बराबर 7 है, अब y की जगह पर 2 रखो, x प्लस 2 इक्वल टू 7, x हो जाएगा 7 माइनस 2 5। नंबर कितना होगा, इस क्वेश्चन में x नहीं निकालते, नंबर निकालते हैं। नंबर दिया है 10y प्लस एक्स, मतलब 10 दूना 20 और 5 25। ये वो तरीका है जिसे बेसिक्स बोलते हैं, जिसे शुरू में सीखते हैं। अब यही क्वेश्चन लेटर सपोज आपको एग्जाम में आ गया बनाने का, एंड बाय चांस बाय लक आप एक ऐसे एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। ऑप्शंस ऐसे हैं, आप कैसे गेस करोगे, और गेस कितना जल्दी कर सकते हैं जरा देखो। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7, एक 2 डिजिट का नंबर जिसका दोनों काम 7 है, सबको जोड़ोगे तो 7 होगा, मतलब यहाँ पे आप गेस नहीं कर सकते, थोड़ा चुप आए क्या करेंगे। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर एडेड करना है तो छोटा नंबर चुनो, जैसे इन दोनों में ये, इन दोनों में ये। 27 इज एडेड टू द नंबर, इट्स डिजिट आर रिवर्स, 25 में 27 जोड़ो, कितना हो जाएगा 52, पलट गया। अब दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, नंबर 2 5 7, 25 में 27 जोड़ोगे तो 52 हो गया, नंबर 25 पलट के 52 हो गया, इन दोनों का सम 5 और 2 7 हो गया, बस हो गया। इतनी सारा सिंपल तरीका है, मतलब हम जो इतना लंबा इक्वेशन बनाया है ये तब बनाया जबकि आपका मेन एग्जाम होगा सब्जेक्टिव टाइप का। अगर सब्जेक्टिव नहीं होता, आपको डिजिट्स वाले क्वेश्चन गेस करने होते तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से गेस कर जा सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि ये एडेड ही हैं, आप सब्ट्रैक्टेड भी सोच सकते हो, जैसे ऐसे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जरा क्वेश्चन को पढ़ लो। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज, नंबर 28 कर लो, इसे 82 बोलो, इज 10, ओके बाय 10 हो गया। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो, सब देखो सबका जोड़ 10 है, हो जाएगा। नंबर में से कितना घटाओ 18, सब में से 18 घटा के देखो कौन पलटता है। 28 में से 18 घटाओ, 46 में से 18 घटाओ, 64 में से 18 घटाओ, कौन पलट के दूसरा जाएगा। इसमें से घटाओगे 28 आएगा, इसमें से घटाओगे 10 आएगा, इसमें से घटाओगे 46 आएगा। ध्यान देना 64 में से घटा है, आंसर कितना है 46, इट्स आवर टारगेट, यही है। और क्या आपने सोचा है कि ये सब क्वेश्चन इतनी ईजी होते हैं? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप बनाने से बच सकते हो, आप ऑप्शन में चूज करो। ऑप्शन आर नॉट ए टफ जॉब फॉर यू,
दे आर जस्ट ए हेल्पिंग मटेरियल फॉर यू। आप उस हेल्पिंग मटेरियल का फ़ायदा उठाओ, इतना फ़ायदा उठाओ कि बहुत आसान से बन जाएगा। यूँ आपको तुरंत से गेस कर सकते यही है। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। इसमें लड़कों के एक और टाइप का प्रॉब्लम फंसता है, उस टाइप का प्रॉब्लम का नाम है, क्या बोलते हैं उसे? हाँ जी, उस टाइप के प्रॉब्लम के नाम होते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बस इतना ही होता है। मैंने इसका वीडियो बनाया, बस इसका जस्ट सेकंड वीडियो पहले वही था। तो अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट यही होता है कि अब मान लो मैं जा रहा हूँ, हवा मेरे मुंह पे लग रही है, तो मेरा स्पीड, सपोज करो कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ, चाहे मैं बोट से जा रहा हूँ, बोट का स्पीड आपने x माना, स्ट्रीम का स्पीड y माना, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हमेशा स्ट्रीम का ही स्पीड y मानो। अगर ऐसा है तो हवा मुंह पे लग रही है ना, अप पे लग रही है, इस स्ट्रीम का नाम होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या करते हैं भाई? अप स्ट्रीम हमें डिस्टर्ब करते हैं। चाहे हवा फेस को कितना भी सुंदर रखे, मगर स्पीड के लिए ये दुश्मन है। ये हमारी स्पीड को क्या करेगी? हम 1 घंटा में 10 के स्पीड से साइकिल चला रहे हैं और हवा 2 के स्पीड से पीछे धकेल रही है, मुंह पे लग रही है, तो हम चलाएंगे 1 घंटा में साइकिल 10 किलोमीटर, चलना चाहेंगे 10 किलोमीटर, पैडल मारेंगे 10 किलोमीटर के लिए, मगर हम पस्त होंगे, थकेंगे, फ्रिक्शन हमें 2 किलोमीटर पीछे कर देगा। यानी हमारी स्पीड हो जाएगी 10 - 2 यानी 8। अप स्ट्रीम में ये होता है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अगर ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट देखना है तो वाला क्वेश्चन समझो, लंबे क्वेश्चन मैंने बनाए। डाउन स्ट्रीम क्या करता है? अगर मान लो बोट का स्पीड x है, स्ट्रीम का y है, तो अब की बार स्ट्रीम हमारे डाउन पे लग रही है। डाउन माने नीचे, पीछे, बैक पे। तो बैक वाली स्ट्रीम हमें मजा देती है। आप फील करो ना, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, पीछे से वो लग रही है, आपका पेट्रोल बचेगा अगर बाइक पे है तो। अब साइकिल पे तो आपकी एनर्जी बचेगी। कई बार तो क्या होता है कि हमें खाली क्या क्या बोलते हैं, पैडल में पैर रखे रखना होता है और ब्रेक पकड़े होना होता है। ये कंडीशन कब होता है? जब स्ट्रीम डाउन होती है और हमारा स्पीड होता है x + y। मान लो हम 20 की स्पीड से साइकिल चला रहे हैं और हवा हमें 7 के स्पीड से या 8 के स्पीड से लग रही है, तो हम चलना चाहेंगे 20 किलोमीटर, पहुंचेंगे कितने घंटा में? 20 और 8 28 किलोमीटर। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता है x + y km/h, अप स्ट्रीम में कितना होता है? x - y km/h। अगर वो क्वेश्चन देखना है आप देखो, और आप एक बार जरूर बताओ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और हम आपको कितना बेटर हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।